नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका फेडरल भारत में। और हम मौजूद हैं हरियाणा की उस सीट पर जिस पर उपचुनाव होने वाले हैं। जी हाँ, हम इस समय बड़ौदा चुनाव के अंतर्गत मौजूद। इस गांव की बात की जाए तो इसको ठसका गांव कहा जाता है। और यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ के लोगों से जानते हैं कि आखिर कौन सी पार्टी यहाँ पर अपने प्रत्याशी को जिता पाएगी, क्योंकि ये देखा गया है लगभग यहाँ पर अगर हम बात करें बीजेपी की तो कई सालों से यहाँ पर बीजेपी एक बंजर भूमि के रूप में है, क्योंकि एक भी बार यहाँ पर सीट बीजेपी की नहीं आई है। और इस समय अगर जेजेपी की बात करें तो जेजेपी का साख का सवाल है और यहाँ पर वो फूल खिलाने में जुटी हुई है। और अगर कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर कमल खिलता है तो दुष्यंत चौटाला का जो कद है वो बीजेपी में और भी बढ़ेगा, क्योंकि ये बीजेपी के लिए एक ऐसी भूमि है जहां पर आज तक कमल नहीं खिला है। तो ये आप इस समय तस्वीरें देख रहे हैं लाइव, और हम चलते हैं यहाँ के लोगों से जानते हैं कि कौन सा प्रत्याशी यहाँ पर मजबूत है और कौन सा कैंडिडेट यहाँ पर अच्छा काम करेगा। तो इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर आम जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं, उनसे जान लेते हैं, क्योंकि कई सालों से इस सीट पर कमल नहीं खिला है और जेजेपी का साख का सवाल है। तो सर ये बताइए, कई सालों से ये बीजेपी जो सरकार है यहाँ पर कमल खिलाने में नाकाम हुई है, और इस बार अगर हम दुष्यंत चौटाला की बात करें तो उनकी साख का सवाल है और वो कमल खिलाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो क्या कुछ कहेंगे इस सीट को लेकर? देखिए, यहाँ पे कमल खिलने का कारण ये है कि बीजेपी ने यहाँ के बारे में कभी नहीं सोचा कुछ भी। पिछले 6 साल से जब से बीजेपी सरकार है, इस हलके के बारे में, बड़ौदा हलके के बारे में कुछ नहीं सोचा उन्होंने। यहाँ पे ना कोई मंत्री आया, ना कोई चीफ मिनिस्टर आया, कोई यहाँ पे आके नहीं झांका। ये कुछ गांव ऐसे थे जैसे ठसका गांव हो गया, कुछ ब्राह्मणों के गांव हो गए। ठसका गांव में केवल कांग्रेस को 39 वोट मिली थी। तो ये बीजेपी को ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ से कांग्रेस का विधायक बना था। ये गांव पूरा का पूरा बीजेपी के साथ था, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई आके नहीं झांका। केवल अब इलेक्शन के टाइम पे लोग आ रहे हैं, तो हमें इनकी नीयत का सबका मालूम है। ये लोग यहाँ किस लिए आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, हमें पता है। ये ना पहले आए और ना आगे आएंगे। तो कहीं ना कहीं आप अगर अगर कांग्रेस के कैंडिडेट की बात करें तो क्या कुछ उनमें अच्छाइयाँ हैं और आप उनसे क्यों प्रभावित हैं? कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ है। वो किसान का बेटा है, वो बहुत गरीब आदमी है, वो गरीब आदमियों के दिल दर्द को समझता है। उसको पता है कि किसान के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही हैं, क्या समस्याएं हो रही हैं। उसको ये पता है कि बीजेपी जो सरकार है पूंजीपतियों का साथ दे रही है। और वो हमें, अब कल वो एसपी माजरा में थे, जोड़ी फैला के उन्होंने कहा कि भाई जो ये ब्राह्मणों के गांव हैं, इन गांव को, एसपी माजरा गांव को, इन गांव को मैं अपना गांव समझूंगा। और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है एसपी माजरा में पानी की। मैं तो उनका कल का भाषण सुन रहा था वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना गांव समझ के और यहाँ पे काम करवाऊँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो कैंडिडेट हैं वो भावी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। भावी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, और जो वो कहेंगे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे, क्योंकि 15 साल से वो जो कैंडिडेट है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ लगा हुआ है। बिल्कुल, तो इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि वो काम करेंगे और उनको अहमियत देगी कांग्रेस सरकार आने के बाद। इनसे जानते थे, आप देश के युवा हैं, तो क्या कुछ उम्मीदें थी बीजेपी सरकार से आपको, और वो आपके उम्मीदों पर कितनी खरी उतर पाई है? बीजेपी सरकार ने कितनी अनएम्प्लॉयमेंट, आप आंकड़े उठा कर देखिए। पूरे भारत में हरियाणा की सरकार नंबर 1 है बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए। भाजपा सरकार ने नारा दिया था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, और जीएसटी लागू करके और नोटबंदी करके इन्होंने 5 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। ये तो विफल सरकार है जिन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, रोजगार कोई देने का काम नहीं किया। और जितने हर साल लगभग 5 लाख बच्चे डिग्री करके निकल रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट निकल रहे हैं, कोई पीएचडी निकल रहा है। आप अभी पिछले आंकड़े उठा के देखिए, जो यहाँ डी ग्रुप के फॉर्म निकले थे उसमें पीएचडी होल्डरों ने फॉर्म फिल किया है। आप ये हालत है हरियाणा की, तो आप पूरे देश की हालत जान सकते हो। अगर उप मुख्यमंत्री की बात करें तो वो खुद एक युवा है, तो क्या कभी आपने उनसे जानने की कोशिश करी कि युवाओं की ऐसी हालत है और ऐसे प्रदेश में जहाँ से खिलाड़ी निकल कर आते हैं, अच्छे खिलाड़ी निकल कर आते हैं? दुष्यंत चौटाला जी उचाना से विधायक बने हैं। उचाना में उन्होंने ये कहा था कि मैं एक तो ठेके बंद करवा दूंगा जो दारू के, वो खुद इस डिपार्टमेंट के आबाकारी के अध्यक्ष हैं अभी हरियाणा के।
तो उन्होंने ना तो दारू के ठेके बंद करवाए, और हरियाणा में दारू के इतनी छूट करवा दी, लाइसेंस दे दिया, आप 1,000 रुपये दो और लाइसेंस लो, गरा दारू दो। उसमें क्या हमारे समाज का माहौल बिगड़ता जा रहा है, माताएं बहनें परेशान हैं, घर में झगड़े होते हैं, दिन प्रतिदिन झगड़े बढ़ते जा रहे हैं और तलाक बढ़ते जा रहे हैं, जिससे माहौल ख़राब होता जा रहा है और हमारे समाज को बिगाड़ने का काम दुष्यंत चौटाला ने किया है। करते किसानों के मुद्दे को लेकर आज लगातार निशाने पर रहते हैं दुष्यंत सिंह चौटाला। जो कानून बनाए गए, आप इन कानूनों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? और जो मौजूदा जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, यहाँ से जो चुनाव हो रहा है उपचुनाव को लेकर, आपको क्या लगता है कि कौन किसका पल्ला ज़्यादा भारी है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस समय में आप गांव-गांव में जाकर आम जनमानस से प्रदेश की सरकार और देश की सरकार के बारे में पूछ रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, कोई भी वर्ग, कोई भी समाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश नहीं है। हम पूरा बैकवर्ड समाज की बात करें, दलित की बात करें, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, कर्मचारी की, कोई भी वर्ग इससे खुश नहीं है। सब लोग बड़े परेशान हैं और विशेष करके बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिला, उसके अंदर यहाँ तक कि धार्मिक तौर पर भी समाज के लोगों को विघटित करने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। एक तरफ तो मंदिर बनाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ गुरु रविदास महाराज जी का मंदिर दिल्ली में गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कहीं पर महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर गिराया जा रहा है। महापुरुषों को अपमानित करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी बड़े लेवल पर कर रही है। किसानों का जहाँ तक मुद्दा है, किसान तो बड़ी संख्या में विरोध कर ही रहा है। किसान के साथ साथ मजदूर है, आड़ती है, सब लोग आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से बुरी तरह से जो है खपा हैं और जिसका खामियाजा इस बड़ौदा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ जो व्यक्तिगत तौर से व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, उसके अंदर भी आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी खरे नहीं उतर रहे हैं, अपनी भाषा का सही से उपयोग नहीं कर रहे। कहीं पर गुरुद्वारा का नाम लेकर के ऐसे पवित्र स्थान को लज्जित कर रहे हैं। गुरुद्वारे के अंदर कह रहे हैं कि कुत्ता प्रसाद उठा कर ले गया। इससे अगर कोई पूछे तो गुरुद्वारे में क्या कुत्ते ही जाते हैं? और इससे कोई पूछे कि भाई आप जिसको टिकट दे रहे हो और जिसको देना चाहते थे उसको नहीं दे पाए किसी कारण से, एक के नरभाग माड़े भाग बता रहा है और दूसरे के लिए कह रहा है कि उसका प्रसाद जो है, पता नहीं किस किस प्रकार की भाषा ये इसी को शोभा देती है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि बहुत अहंकारी मुख्यमंत्री है, जो मन में आए वो कह देता है। एक दो दिन पहले जनसभा में मैं वो देख रहा था वीडियो में, तो कह रहा था पीटीआई अध्यापकों को कि हम उठा करके बाहर फेंक देंगे। एक पीछे इसकी बड़ी बातें आई, गरीब आदमी न्याय मांगने के लिए चला गया। राजा जो होता है उसकी पूरी प्रजा, वो उसका बाप होता है पूरी प्रजा का। कोई गरीब आदमी न्याय की गुहार लगाने के लिए गया तो उसको कह रहा है कि तुम झूठे हो। भाई आपके पास क्या सर्टिफिकेट है एकदम ये बात कहने का किसी को कि आप झूठे हैं? तो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कर रहा है। ये पूरे प्रदेश की जनता का शर्म जो है, जो सिर है वो शर्म से झुक रहा है कि यार कमाल है, हमने ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री जो है चुन दिया है। जहाँ तक 75 पार की बात कर रहे थे वो 40 पर आकर टिक गई और वो केवल मुख्यमंत्री की भाषा के कारण 40 पर टिकी है। नहीं तो मैं भी देख रहा था हरियाणा प्रदेश के अंदर कि अब की बार 75 पार, मैं खुद कई बार ये सोचता था कि 75 पार तो है ही है, ये बाकी बचेगी वो कौन सी सीटें, लेकिन ये 40 पर आया अपनी भाषा के कारण। और अपनी भाषा के कारण ही अब ये बड़ौदा के अंदर धूल यहाँ से चाट कर जाएगा।